नमस्कार दोस्तों, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका फिर से स्वागत है, अभिनंदन है। हम पढ़ रहे हैं लगातार स्थानीय स्वशासन, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। ठीक है। हमने खूब सारी चर्चाएं अभी तक की है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की। जैसे हमने शुरुआती दौर में क्या देखा था, यहाँ पे शुरुआती दौर में हमने देखा कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का उद्देश्य क्या है। ठीक है। और इसके लिए कौन कौन से प्रोग्राम चलाए गए, कौन कौन सी समितियां थी, ये हमने पढ़ा। 73वां संविधान संशोधन हुआ 1990, ये पढ़ा। इसके तहत 73वें संविधान संशोधन के तहत संविधान में भाग 9 जोड़ा गया। इसी के तहत अनुसूची 11वीं जोड़ी गई। इसी के तहत अनुच्छेद जोड़ गए, कुल कितने? 16। ठीक है। इसी के तहत मूल अनुच्छेद इसमें हमने देखा 243। ये सारी चीजें हमने अब तक पढ़ी है। तो हमने जैसे चीजें पढ़ी है विस्तार से, तो एक बार हम देखते हैं कि पूरा आर्टिकल किस तरह से याद करना है। कई बार पूछ लिया जाता है कि फलाने आर्टिकल में क्या है, जैसे 243 में क्या है, 243 अ में क्या है, 243 बी में क्या है। तो हल्का सा हम प्रयास करेंगे कि एक बार सारे आर्टिकल हम याद कर लें। देखिए, आर्टिकल 243 में परिभाषा है। ठीक है। आर्टिकल 243 अ में क्या है? पंचायती राज संस्थाओं के कार्य। हमें कार्य से याद रखना है सिर्फ कि 243 ए पंचायती राज संस्थाओं के कार्य, 243 बे पंचायती राज संस्थाओं का गठन। ठीक है, याद रखना है। विघटन, बी में क्या है? गठन, तो विघटन। ठीक है। हमें याद रखना है 243 सी से यहां कर लेंगे संरचना, पंचायती राज संस्थाओं का स्ट्रक्चर, त्रिस्तरीय जो संरचना है, तो सी से याद रखेंगे संरचना। आगे याद करेंगे 243 डी आरक्षण, रिजर्वेशन। डी में क्या है? आरक्षण, रिजर्वेशन है। और 243 इक्का याद करना है। इक्का से कार्यकाल, पंचायती राज संस्थाओं से संबंधित या पंचायती राज संस्थाओं का कार्यकाल। ABCDEF 243 एफ योग्यता। याद कैसे करना है? योग्यता, एफ योग्यता, एफ योग्यता, इस तरह से हमें याद हो जाएगा। ठीक है। 243 जी, इसमें कार्य, शक्ति और उत्तरदायित्व की बात कर रखी है। जी कार्य शक्ति, जी कार्य करने से क्या आती है? शक्ति आती है। शक्ति कब आती है? जब हमारे ऊपर उत्तरदायित्व रहता है। तो जी कार्य, जी में क्या है? कार्य, शक्ति, उत्तरदायित्व। 243 एच कर, मतलब पंचायती राज संस्थाओं को टैक्स लगाने की क्या है यहाँ पे अधिकार दिए जा सकते हैं राज्य विधानमंडल द्वारा। तो एच में क्या है? कर, तो याद रखना है एच कर। 243 आई में याद रखना है वित्त। क्या याद रखना है? वित्त से मतलब राज्य वित्त आयोग, आई से यदि याद रख सकते हैं। आई का मतलब इनकम का मतलब आशय मान सकते हैं वित्त से, फाइनेंस से। तो आई वित्त राज्य वित्त आयोग, जो किसके लिए कार्य करेगा? पंचायती राज संस्थाओं के लिए। आगे आई तक HI 243 जे का मतलब ऐसे जांच, तो पंचायती राज संस्थाओं के लेखा परीक्षाओं की जांच। हमें बस क्या याद रखना है? जैसे जांच हम याद रखेंगे। पंचायती राज संस्थाओं में लेखा परीक्षाओं की जांच, ऑडिटिंग वगैरह सारी चीजें होती है। तो अब तक इतने हो गए। IJ 243 क से नी से निर्वाचन आयोग का उल्लेख कहाँ है?
73 संविधान संशोधन में पंचायती राज संस्थाओं के लिए आर्टिकल 243 क में, क से क्या याद रखेंगे, कनी कनी कनी, कनी मतलब क के अंदर नी का मतलब निर्वाचन, राज्य निर्वाचन आयोग का गठन यहाँ पे बात करेगी। या कह सकते हैं 73 संविधान संशोधन में पंचायती राज संस्था के लिए निर्वाचन आयोग की व्यवस्था कौन से आर्टिकल में कर रखी है, तो 243 क में। के ले से हम कहेंगे, याद करना है लागू करना, ये याद रखने के लिए मेन वर्ड क्या है, ल से लागू करना, ठीक है। लागू करने का मतलब पंचायती राज संस्थाएं, पंचायती राज संस्थाओं के जो प्रावधान है वो सभी जगह या कहां लागू होंगे, कहां लागू होंगे, मतलब पंचायती राज संस्थाओं के जो प्रावधान है वो सभी जगह लागू होंगे या कहां लागू होंगे, ये बात कर रखी है एल में। एल से लागू करना। 243 एम, एम से हम कह देंगे मना करना। मना मतलब कहां लागू नहीं होंगे, कि पंचायती राज संस्थाओं के जो प्रावधान है वो कहां लागू नहीं होंगे। एम जे के एल एम 243 एन, एन से याद रखना है कि विद्यमान विधिया या पंचायतों का बने रहना, ठीक है। एम एन और लास्ट आपका आएगा 243 ओ, ओ मतलब पंचायती राज संस्थाओं के जो चुनाव है, पंचायती राज संस्थाओं के जो चुनाव है, चुनाव में न्यायालय का हस्तक्षेप, मतलब इस चुनाव में न्यायालय कोई भी किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करेगा, क्योंकि जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि पंचायतें चाहे कितनी भी गलतियां करें उनको अधिकार दिया जाना चाहिए। कितने आर्टिकल हो गए देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16 आर्टिकल टोटल जोड़े गए थे 73 संविधान संशोधन में, और 16 के 16 अपने सामने। फिर से एक बार कैसे याद करेंगे, 243 में कोई भी आर्टिकल होता है पहले परिभाषा होती है, तो 243 में परिभाषा, 243 अ में कार्य, याद करना अकार्य अकार्य अकार्य, बी गठन, बी में गठन विघटन, सी में सी संरचना, डी आरक्षण, ई कार्यकाल इकार्य, एफ योग्यता ऐसे, ठीक है। जी कार्य शक्ति, एच कर अवित, जे लेखा परीक्षाओं की जांच, जे से क्या हो गया जांच, आपको बताया था। कनी का मतलब निर्वाचन, ल से लागू करना, सभी जगह या कहां लागू होंगे, म से मना करना, कहां प्रावधान लागू नहीं होंगे पंचायती राज संस्था के, अन से विद्यमान विधिया या पंचायतों का बने रहना, ओ में चुनाव में न्यायालय का कोई में हस्तक्षेप नहीं होगा। ये 16 के 16 आर्टिकल है। अब क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं कि आर्टिकल 243 डी किससे संबंधित हैं, तो आपको पता है डी आरक्षण से संबंधित है, एक कार्यकाल से संबंधित है। इस तरह से किसी भी तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अंदर खूब इनका मसाला भरा है। तो हमने आर्टिकल अब तक कितने पढ़ लिए, जैसे 243 पढ़ लिया हमने, इसमें परिभाषा है, तो परिभाषा क्या है, ग्राम पंचायत क्या होती है, इसमें हमने ये पढ़ा था कि ग्राम पंचायत और ग्राम सभा क्या होती है, ये विस्तार से हमने देखा, ठीक है। और कार्य, क्या कार्य हो गए, तो पंचायती राज संस्थाओं के कार्य विधानमंडल नियम बना के क्या करेगा, तय करेगा। और 243 बी हमने गठन भी पढ़ा, तो गठन हमने देखा कि 20 लाख, वैसे त्रिस्तरीय गठन होता है, और 20 लाख से कम जनसंख्या है किसी राज्य की, तो वहां पे मध्य स्तर का होना आवश्यक नहीं है, वहां पे मध्य स्तर का होना आवश्यक नहीं है, मतलब जिला लेवल पे जिला परिषद और ग्राम पे ग्राम पंचायत समिति का होना वहां पे आवश्यक नहीं। कहां पे, जहां पे 20 लाख से कम जनसंख्या है किसी राज्य की। संरचना हमने अच्छे से पढ़ी थी पिछले क्लास में, देखोगे आप, यहाँ पर हमने स्तर देखा था, संस्था देखा, अध्यक्ष देखा,
उपाध्यक्ष देखा, फिर हमने प्रशासक की बात की। उसमें भी हमने एक और बात की कि सरपंच का चुनाव प्रत्यक्ष होता है या अप्रत्यक्ष, राज्य का विधानमंडल नियम बना के तय करेगा। और राजस्थान राज्य विधानमंडल ने यह नियम बनाया कि हमारे राजस्थान में सरपंच का चुनाव कैसे होगा, प्रत्यक्ष, और अन्य राज्य में यह अप्रत्यक्ष भी हो सकता है। ये सारी चीजें हमने इस संरचना में पढ़ी थी। हमने डी आरक्षण भी पढ़ा। आरक्षण में हमने बात की थी कि महिलाओं को आरक्षण उनकी अनुपात में मतलब 1/3 दिया गया था, और एससी और एसटी को आरक्षण दिया गया था उनके जनसंख्या के अनुपात में। किस अनुपात में? जनसंख्या में। और हमने बात की थी महत्वपूर्ण ओबीसी का आरक्षण क्या होगा, या ओबीसी को कितना % आरक्षण दिया जाएगा, ये राज्य का विधानमंडल नियम बना के तय करेगा। ये विधानमंडल तय करेगा। ओबीसी के जब 243D आप आर्टिकल पढ़ते हो आरक्षण, तो इसमें खूब सारी चीजें हैं। वैसे हम कहें कि अब तक किसी ने और ज्यादा आरक्षण दिया है क्या महिलाओं को? ये जो आरक्षण है 1/3, ये तो संविधान ने दिया है। 73 संविधान संशोधन के तहत कहा गया है कि 1/3 आरक्षण जो है पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं को, वो न्यूनतम है। इसका मतलब इसको कम नहीं किया जा सकता, इसको बढ़ाया जा सकता है। तो ऐसा कोई स्टेट है क्या जिन्होंने महिलाओं को इससे चल के और अधिक आरक्षण दे दिया? सीधी सी बात है, न्यूनतम है, कम नहीं किया जा सकता। कोई राज्य यदि चाहे तो इस आरक्षण को बढ़ा सकता है। तो मध्य प्रदेश पहला राज्य है। एमपी, कौन सा एमपी है जिन्होंने महिलाओं को पंचायती राज संस्थाओं में कितना % आरक्षण दिया है? 50% आरक्षण दिया है। ये आरक्षण का प्रावधान है और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रावधान है, ध्यान रखना है। और इसमें क्या चीज है, आपके दिमाग में जितना आप पढ़ोगे उतनी चीजें आती चली जाएगी। मैं बात कर रहा हूं पंचायती राज संस्थाओं की, और पंचायती राज संस्थाओं में अध्यक्ष भी होते हैं, पंचायती राज संस्थाओं में उपाध्यक्ष भी होते हैं, पंचायती राज संस्थाओं में सदस्य भी होते हैं। तो यदि आपको पूछ लिया जाए कि पंचायती राज संस्थाओं में 243D जो आरक्षण का प्रावधान है वो किस किस के लिए है, क्या सदस्य के लिए है, क्या उपाध्यक्ष के लिए है, क्या अध्यक्ष के लिए है? तो बड़ा महत्वपूर्ण यहाँ पे निकल के कंसेप्ट सामने आ जाता है। तो हमें ध्यान रखना है ये आरक्षण तीनों स्तरों पे, ध्यान रखना है तीनों स्तरों पे सदस्य व अध्यक्षों को क्या है, प्राप्त है। सदस्य और अध्यक्षों को आरक्षण क्या है, तीनों स्तरों पे प्राप्त है। उपाध्यक्ष के लिए किसी भी प्रकार की आरक्षण की व्यवस्था यहाँ पे संविधान में नहीं की गई है। ये बड़ा महत्वपूर्ण कंसेप्ट है, इसको हमेशा ध्यान रखना है, ठीक है। एसटी एससी को जो आरक्षण दिया जाता है ये आर्टिकल 334 के तहत दिया जाता है। ये भी ध्यान रखना है कि उससे पहले भी आरक्षण दिया जाता था। पंचायती राज संस्थाओं का गठन तो कब हुआ? 1992 में। तो क्या उससे पहले आरक्षण इनको नहीं दिया जाता था? अनुसूचित जाति और जनजाति को दिया जाता था। तो वो आरक्षण जो मूल संविधान में जो चीजें उल्लेखित हैं वो कौन सा आर्टिकल है? 334। इसी प्रावधान के तहत लागू होते हैं पंचायती राज संस्थाओं के आरक्षण 243D। ये हमें ध्यान रखना है। अब इसमें और महत्वपूर्ण क्या है डी आरक्षण में? इसमें है एक बहुत महत्वपूर्ण प्रावधान, या कह सकते हैं संविधान संशोधन विधेयक 110वां संविधान संशोधन विधेयक लाया गया है, जिसमें महिलाओं के आरक्षण को 1/3 से बढ़ाकर 1/2 करने का क्या किया गया है? प्रावधान। क्या किया गया है? प्रावधान। और जब ये पारित हो जाएगा तो मान के चलिए ये फिर 1/2 आरक्षण न्यूनतम होगा। मतलब 1/2 का मतलब 50% आरक्षण पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं को प्राप्त होगा, और वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत होगा, तो वो न्यूनतम होगा। उससे कम फिर से आप उसको आरक्षण नहीं दे सकते। इसका मतलब 50% सीटें रिजर्व रहेगी पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए। ये बहुत बड़ा बदलाव है। अब कई बार पूछा जाता है कि आरक्षण देने से क्या होता है? तो महिलाओं और एसटी एससी अनुसूचित जाति और जनजाति और महिलाओं को जब आरक्षण दिया जाएगा तो समाज में क्या होगा? उनका जीवन स्तर बढ़ेगा। सामाजिक असमानता जो है वो क्या होगी? कम होगी। सामाजिक न्याय की स्थापना होगी। आप कह सकते हो किसकी स्थापना होगी? सामाजिक न्याय की स्थापना होगी। तो समाज में क्या मिलेगा? बराबर का न्याय मिलेगा। जो जातियां मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से और भी अलग चीजों से जो पिछड़ी हुई है, उनको समाज में क्या मिलेगा? न्याय मिलेगा। और न्याय मिलने के कारण उनके साथ क्या होगा? एक सकारात्मक व्यवहार होगा, ये मान सकते हैं। तो डी आरक्षण बड़ा महत्वपूर्ण है। 243D में इतने सारे प्रावधान है। देखिए
एक और आर्टिकल है अगला 243E। में क्या है, मैंने बताया एक कार्यकाल टेन्योर। तो कार्यकाल की बात करते हैं तो 5 वर्ष का कार्यकाल होता है। पंचायती राज संस्थाओं का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। इसका मतलब 5 वर्ष के बाद फिर से क्या होते हैं, चुनाव होते हैं। तो तीनों स्तर पे चुनाव होते हैं 5 वर्ष के लिए। तो सबसे महत्वपूर्ण इसमें क्या है, इसमें सबसे महत्वपूर्ण है कि जो 5 वर्ष के चुनाव हो जाते हैं उसके बाद में 5 वर्ष की अवधि कहां से मानी जाएगी। जैसे सरपंच साहब ने चुनाव लड़ा, गांव में चुनाव जीत गए, डीजे वीजे बज रहा है, अच्छे से सब कुछ प्रोग्राम चल रहा है। क्या जो चुनाव जीत गए, किसी स्कूल से घोषणा हो गई कि फलाने सरपंच साहब चुनाव जीत गए, तो क्या उसी जीत के बाद वो 5 वर्ष माने जाएंगे, या फिर सरपंच साहब शपथ ले लेंगे तब से माना जाएगा, या फिर पंचायती राज संस्थाओं की जो बैठक होगी प्रथम, वहां से माना जाएगा। ये बड़ा कंफ्यूजन करने वाला, इस चीज को बड़ा ध्यान रखना है। और बहुत महत्वपूर्ण मैं कह सकता हूं कि ये क्वेश्चन बनता है, कई बार बना हुआ भी है, और इसको ध्यान रखना है कि पंचायती राज संस्थाओं की जो प्रथम बैठक होती है, जैसे आप मान लो कि 21 तारीख को चुनाव हुए, 21 तारीख को चुनाव हुए और 22 तारीख को मान लो क्या हो गई, प्रथम बैठक पंचायती राज संस्था की। तो पंचायती राज संस्था में जो प्रथम बैठक होती है वहीं से 5 साल की अवधि गिनी जाएगी। ये इसमें महत्वपूर्ण है, इसमें कार्यकाल, ठीक है। और ध्यान रखना, यदि बीच में पद रिक्त हो जाए किसी का, तो 6 माह के भीतर क्या करवाना पड़ा है, चुनाव। 6 माह के बाद चुनाव किसके, या तो वार्ड पंच के या सरपंच साहब के। आमतौर पर बात करें कितना महत्वपूर्ण है, देखिए कि हमारे संविधान में क्या लिखा है। मतलब आमतौर पे अगर मजाक में कुछ पूछे वार्ड पंच बड़ा है, उपराष्ट्रपति बड़ा है, तो यहाँ पे कुछ चीजें क्लियर होके आती है। और उसमें क्लियर होके क्या आती है कि उपराष्ट्रपति के लिए लिखा है कि जब उपराष्ट्रपति का पद रिक्त हो तो उसके चुनाव यथासिद्ध करवाने चाहिए। यथासिद्ध का मतलब आज कराओ, 5 महीने बाद कराओ, साल भर बाद कराओ, ऐसा कोई उल्लेख नहीं है संविधान में। लेकिन आप देखिए यहाँ पे पंचायती राज संस्थाओं में कि यदि वार्ड पंच का रिक्त हो जाए पद, तो 6 माह के भीतर चुनाव करवाने पड़ेंगे। कितना बड़ा पद है, देखिए आप, कितना महत्वपूर्ण पद है, कौन सा, वार्ड पंच का, कि 6 माह के भीतर वार्ड पंच चाहिए गांव में, नहीं तो विकास रुक जाएगा। यह लिखा है किसमें, संविधान में, कि 6 माह के भीतर वार्ड पंच के चुनाव होने चाहिए। इसमें उपराष्ट्रपति से भी बड़ा ये एक पद है, कौन सा, वार्ड पंच का। तो मौजा वाली बात तो यही है कि वार्ड पंच बड़े है, वैसे तो इनके चुनाव तो होने चाहिए, ठीक है। तो ये चीजें है कार्यकाल में। अब है 243F में क्या है, योग्यता। हमेशा ध्यान रखना, योग्यता और शर्तें ये अलग अलग होती है। योग्यता और